प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की आज की कक्षा में मैं डॉक्टर उमेश कुमार वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत उप विषय अर्थशास्त्र के 5वां अध्याय उपभोक्ता अधिकार के संबंध में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज के जो शिक्षण बिंदु है वह है बाजार में उपभोक्ताओं की सहभागिता एवं स्थिति किस प्रकार होती है, उपभोक्ता आंदोलन क्या और क्यों कैसे हुआ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 क्या था, इसको हम जानेंगे। उपभोक्ता अधिकार क्या होते हैं और उपभोक्ता न्यायालय अथवा उपभोक्ता संरक्षण परिषद के विषय में हम जानेंगे। आज के शिक्षण उद्देश्य है बाजार में उपभोक्ताओं के होने वाले शोषण के कारणों एवं तरीकों का विश्लेषण हम करेंगे। उपभोक्ता आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके स्वरूप को हम समझ सकेंगे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की उपयोगिता क्यों हुई और उसके बनने के बाद उसका प्रभाव क्या हुआ, उसका अध्ययन भी हम करेंगे। उपभोक्ताओं को प्राप्त अधिकारों के विषय में हम अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता न्यायालयों अथवा उपभोक्ता परिषदों की कार्य प्रणाली के विषय में भी हम अध्ययन करेंगे। बाजार प्रणाली में सुधार करके उसे उपभोक्ताओं के अनुकूल कैसे बनाया जाए, इसके संबंध में भी हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है कि उपभोक्ता क्या होता है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भी वस्तु, पदार्थ अथवा सेवा को प्राप्त करने के लिए अंशतः अथवा पूर्ण रूप से धन दे अथवा धन के भुगतान का वादा करे। बच्चों, एक और परिभाषा है, उपभोक्ता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से भी होता है जो किसी सेवा अथवा वस्तु को किराए पर प्राप्त करे अथवा प्राप्त करना चाहे। क्या वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु सेवाओं और वस्तुओं को प्राप्त करने वाला भी उपभोक्ता हो सकता है? आपके मन में भी यह प्रश्न उठेगा। बिल्कुल नहीं। यदि कोई व्यक्ति अपने वाणिज्यिक प्रयोगों के लिए किसी सेवा अथवा वस्तु को लेता है तो वो उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। बच्चों, केवल स्वप्रयोग ही उपभोक्ता हमें बनाता है। एक और परिभाषा है कि वस्तु की अंतिम रूप से उसका उपभोग करने वाला जो व्यक्ति है वो उपभोक्ता कहलाता है। कंपनी से, फैक्ट्री से तमाम पदार्थ बनते हैं और वो अंत तक जाकर हमारे पास आते हैं, हम उनका प्रयोग करते हैं, तो उपभोक्ता हम ही कहलाएंगे। बाजार में उपभोक्ता की सहभागिता एवं स्थिति के विषय में हम जानेंगे। उपभोक्ता की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे वस्तुओं या सेवाओं को क्रय करते हैं। इसको ध्यान से देखिए, यहां शब्द आया है क्रय करते हैं। उपभोक्ता विहीन बाजार का अर्थ ठीक वैसे ही होता है जैसे छात्रों के बिना कक्षा कहा जाए। बच्चों, यदि कक्षा में छात्र ही नहीं होंगे तो उस कक्षा का कोई तात्पर्य नहीं है। उसी प्रकार से अगर बाजार में उपभोक्ता नहीं है तो बाजार का भी कोई औचित्य नहीं है। बच्चों, अब एक प्रश्न उठता है कि क्रय शक्ति क्या होती है। क्रय शक्ति, उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति उनकी आर्थिक संपन्नता पर निर्भर करती है। यदि उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति अधिक होगी तो बाजार में उनकी सहभागिता भी बढ़ जाती है और यदि उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति कम होगी तो बाजार में उनकी सहभागिता भी कम होगी। अर्थात उपभोक्ताओं की जो क्रय शक्ति है वह और उनकी जो बाजार में सहभागिता है ये एक दूसरे के पूरक है। बच्चों, एक बात आपको मालूम होगा कि जब हमारे पास बहुत सा पैसा होता है तो हम बाजार जाते हैं और वस्तुओं को क्रय करके लाते हैं, लेकिन जब हमारे पास पैसा नहीं होता तो हम बाजार नहीं जाते, क्योंकि हमारे पास जब पैसा ही नहीं तो वस्तुओं को हम कैसे खरीदेंगे, तो हमारी सहभागिता कम हो जाती है। एक उदाहरण देते हैं आपको कि जब कृषि उपजें भरपूर मात्रा में नहीं होती, अकाल पड़ जाता है या कोई महामारी आ जाए या कोई आपदा आ जाए, तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, देश में सभी क्षेत्रों में मंदी का दौर आ जाता है और यह जो मंदी का दौर होता है यह हमारी क्रय शक्ति को कम कर देता है। जब यह क्रय शक्ति को कम कर देता है तो बाजारों में हमारी सहभागिता भी कम हो जाती है। ये 3 चित्र है बच्चों। एक में एक कृषक है जो अपने स्वचालित यंत्र से, ट्रैक्टर से खेती कर रहा है। यहाँ से कच्चा माल बन करके
हमें मिलेगा और ये बाजारों में आएगा। इसको पका करके विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं। दो चित्र आपको दिख रहे हैं, एक में एक किराने की दुकान है जिसमें एक महिला है और एक बच्ची है, पीछे एक और सज्जन खड़े हुए हैं, मात्र 3 लोग हैं। नीचे एक दुकान है सब्जी की जिसमें एक व्यक्ति जो सामान बेच रहे हैं और एक खरीद रहे हैं, पीछे कुछ लोग दिखाई पड़ रहे हैं। आप ध्यान दे रहे होंगे कि दोनों ही दुकानों में जो उपभोक्ता है उनकी संख्या कम है। यह इस बात के लिए प्रदर्शित करने वाला चित्र है कि उपभोक्ताओं की संख्या कम है, तो इसका मतलब इनकी सहभागिता बाजार में कम है। अगर यही ज्यादा होते तो सहभागिता ज्यादा होती। अब सहभागिता कम है, उसका कारण क्या है? अभी बताया कि इनकी क्रय शक्ति कम हो चुकी है। और क्रय शक्ति कम क्यों हुई? क्योंकि मंदी का दौर होगा, धन की कमी होगी। तो आप समझ गए होंगे ना। अब एक प्रश्न ले लेते हैं बच्चों कि यदि आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए तो आप बताइए उसका प्रयोग कैसे करेंगे? बिल्कुल सही है, जब हमारे पास पैसा कहीं से आ जाता है तो सबसे पहले हमारे मन में विचार उत्पन्न होने लगते हैं कि चलिए इसको खर्च करते हैं, अच्छी अच्छी वस्तुएं हम क्रय करेंगे। बाजार जाते हैं और जाकर के अच्छी अच्छी वस्तुएं अपने प्रयोग की लेकर के हम आते हैं। तो क्या होगा? बाजार में हमारी सहभागिता बढ़ जाती है। बच्चों, उपभोक्ताओं का शोषण एवं स्थिति के विषय में भी हम समझेंगे। बाजार में उपभोक्ताओं के शोषण के कई प्रकार से होता है शोषण। कैसे? जब उत्पादक ऋणी होता है, मतलब जो उत्पादन करने वाला व्यक्ति है, किसान है, वो ऋणी होता है, तो व्यापारी लोग उसे अपना उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए बाध्य करते हैं, क्योंकि वो मजबूर होता है, उसे अपना लोन अदा करना है। तो व्यापारी उसकी इस मजबूरी का फायदा उठाते हैं अथवा उससे वस्तुओं का अदला बदली करने लगते हैं। उससे महंगी वस्तुएं लेकर बदले में उसे सस्ती वस्तुएं दे देते हैं, जो उसके साथ उसके मानवाधिकारों का और उसके उपभोक्ता अधिकारों का हनन होता है। उदाहरण, किसानों के पास फसल बोने के समय आपने देखा होगा कि अक्सर पैसा नहीं होता। ऐसे में वो अपने पास जो सुरक्षित खाद्यान्न भंडार होता है उसको बेचते हैं। तो जो व्यापारी वर्ग है वो उनके उस खाद्यान्न को कम पैसे पर लेता है, जिससे कि उनके उपभोक्ता अधिकारों का हनन होता है। ये एक चित्र है बच्चों जिसमें एक दुकानदार है, बहुत हष्ट पुष्ट है और कुछ वस्तुएं देखिए जीर्ण चीर्ण खड़े हुए वस्तुओं को किसानों को दे रहा है। आप देख रहे होंगे कि किसान कितने बड़े बड़े जो है झोले सामान भर के ला रहे हैं, खाद्यान्न वगैरह, और कुछ थोड़ी थोड़ी सी सामग्री लेके जा रहे हैं। इसे कहते हैं विनिमय, अदला बदली। बच्चों, इसमें इन किसानों की बहुमूल्य वस्तुओं को लेकर के, उनका खाद्यान्न लेकर के बदले में सस्ती चीजों को दिया जाना, ये जो है इनके उपभोक्ता अधिकारों के हनन को प्रदर्शित कर रहा है। असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को निम्न वेतन पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अमानवीय दशाओं में कार्य करने के लिए विवश किया जाना, यह भी उनके साथ अन्यायपूर्ण है और उनके उपभोक्ता अधिकारों का हनन है। अब बच्चों, असंगठित क्षेत्र क्या होता है जान लेते हैं। यह वो क्षेत्र होता है जो सरकार द्वारा पंजीकृत नहीं होता। इसके अंतर्गत सभी छोटे छोटे घरेलू, कुटीर, लघु उद्योग आते हैं। बच्चों, इनके लिए भी सरकार नियम और कायदे कानून बनाती है, परंतु ज्यादातर करके उन नियम कायदे कानूनों का ये पालन नहीं करते। इस क्षेत्र के अंतर्गत भूमिहीन किसान, कुशल श्रमिक एवं बाल मजदूर आते हैं और इन सब का यह अत्यधिक मात्रा में शोषण करते हैं। यह इनके अधिकारों का हनन है। बच्चों, उपभोक्ताओं का बाजार में शोषण निम्न प्रकार से होता है। ध्यान से आप देखिए, कभी कभी व्यापारी अनुचित व्यापार करने लग जाते हैं, जैसे निर्धारित मात्रा से कम तौल करना। आप 1 किलो वस्तु लेने गए और वो आपको 900 ग्राम तौल के दे रहे हैं, 100 ग्राम वस्तु का जो है वजन है वो कम कर रहे हैं। तो ये हमारे उपभोक्ताओं का अधिकारों का हनन है। दूसरा, वस्तु पर छपा हुआ जो मूल्य है उससे अधिक मूल्य पर वस्तु को बेच देना, अर्थात 100 रुपए किसी वस्तु पर मूल्य अंकित है, उससे अधिक नहीं ले सकते, लेकिन वो 102 रुपए की बेच रहे हैं। तो यह भी हमारे अधिकारों का हनन है। तीसरा, वस्तु या सेवाओं में उन शुल्कों को भी जोड़ देना जिन्हें देना उपभोक्ताओं की न तो नैतिक जिम्मेदारी है और न ही विधिक जिम्मेदारी। तो यह भी उनके उपभोक्ता अधिकारों का हनन है। बच्चों, उपभोक्ताओं को मिलावटी, दोषपूर्ण अथवा क्षतिग्रस्त वस्तुओं को बेच देना, यह भी उपभोक्ता अधिकारों का हनन है। वस्तुओं को उनकी समाप्ति तिथि के
के बाद भी बेच देना। आप देखते होंगे वस्तुओं के ऊपर लिखा रहता है उनकी समाप्ति की तिथि, तो उस तिथि के बाद भी उसको बेच देते हैं, जो कि शोषण है उपभोक्ताओं का। उसके बाद नहीं बेचना चाहिए। उपभोक्ताओं को बिक्री किए गए उत्पादों की उचित रसीद न देना। आप ध्यान से देखते होंगे, आप दिन में कोई भी वस्तु लाते हैं, आपके पिताजी लाते होंगे, कितनी वस्तुओं की रसीद प्राप्त होती है? नहीं होती ना। तो ये हमारे उपभोक्ताओं का शोषण है, हमें रसीद लेनी चाहिए। कंपनियों के द्वारा उपभोक्ताओं को समय समय पर, त्योहारों के समय पर विभिन्न योजनाओं से उनको लाभान्वित किया जाता है। विभिन्न प्रकार के उपहार योजनाएं दी जाती हैं, लेकिन आप ध्यान देते होंगे कि आपको ज्यादातर जो दुकानदार हैं वो उन योजनाओं के विषय में नहीं बताते। जैसे किसी एक वस्तु के साथ एक वस्तु को मुफ्त में देना, आप देखते होंगे आपको नहीं दी जाती, उन योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। तो यह हमारे उपभोक्ता अधिकारों का हनन होता है। उपभोक्ताओं को वस्तुओं पर दी गई जो संविदा, करार, वादा, वो व्यापारियों द्वारा नहीं दिया जाता। खराब वस्तु देकर वापस लेने से इनकार कर देना। बच्चों, आप देखते होंगे कोई वस्तु आप लेने गए और वो घर पहुंचते ही आपने देखा कि वो खराब है, लेकिन जब आप बदलने जाते हैं तो दुकानदार उसको लेने से इनकार कर देता है। यह भी हमारा शोषण है और उपभोक्ता अधिकारों का हनन है। बच्चों, वस्तु पर लगे सभी करों के बावजूद वस्तु की रसीद देने के नाम पर अतिरिक्त कर मांगना। जैसे आपने कोई वस्तु 500 रुपए की खरीदी, अब आपने कहा कि इसका जो है आप हमें रसीद बना के दे दीजिए, तो वो उपभोक्ता को कहता है दुकानदार कि आपको इसमें इतने प्रतिशत अतिरिक्त धन देना पड़ेगा, जबकि अधिकतम जो खुदरा मूल्य अंकित है उस पर, उससे अधिक हम नहीं दे सकते, हमें नहीं देना है, लेकिन वो अतिरिक्त मांगता है। तो यह हमारे उपभोक्ता अधिकारों का हनन होता है और हमारा शोषण है। बच्चों, ये 4 चित्र हैं। एक में आप देखिए एक स्वचालित वाहन है जिसमें डीजल अथवा पेट्रोल कर्मी डीजल अथवा पेट्रोल भर रहा है। आप अक्सर सुनते होंगे कि पेट्रोल पंपों पर चोरी होती है, कम तौलते हैं। हमें सावधान रहना है कि हमें इन चीजों पर ध्यान देना है। दूसरा चित्र देखिए जिसमें एक खाली डिब्बा खड़ा है और एक महोदय खड़े हैं। इन्होंने कोई वस्तु मंगाई थी, लेकिन जब घर में उसको खोल के देखा तो वह रिक्त था, खाली था। तो वह इनके साथ उपभोक्ता अधिकारों का हनन हुआ, शोषण हुआ। तीसरे चित्र में है एक तराजू है जिसमें 2 पल्ले बने हुए हैं, एक नीचे है एक ऊपर, अर्थात इसमें तौल जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं हो रही है। चौथे चित्र में एक चिप्स का एक बना हुआ है डिब्बा, जिसमें नीचे 30% हिस्से में केवल उत्पाद है और 70% हिस्से में हवा भरी हुई है। तो क्या हम हवा का पैसा देते हैं बच्चों? बिल्कुल नहीं। तो हमें इस तरीके से अपने उपभोक्ता अधिकारों के हनन को रोकने के लिए शोषण से बचना होगा। एक प्रश्न आपसे ले लेते हैं, यदि आपको बाजार से नवीन कार खरीदनी है तो आप उसके विषय में क्या क्या सावधानियां बरतेंगे? बिल्कुल सही, जब आप कार लेने जाएंगे तो उसकी निर्माण की तिथि पता करेंगे, उसके समाप्ति की तिथि पता करेंगे कि इसका जो इंजन है वो कब तक कार्य करेगा, आदि आदि। जैसे जो उसके टायर हैं उन पर देखेंगे कि इसके टायर कब के बने हुए हैं। ज्यादा अगर पुराने हैं तो हमें उनको नहीं लेना, हमें थोड़े ही समय के बीच का चाहिए उत्पाद। तो आदि चीजों का ध्यान देंगे। उसकी गारंटी कितने वर्ष की है, कितने वर्ष तक हमें कंपनी सुविधा देगी, क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। तो ये सभी चीजों को आप ध्यान देंगे। बिल्कुल सही। बच्चों, उपभोक्ता आंदोलन क्या था इसके विषय में जानते हैं। आपने पीछे देखा कि हमने उपभोक्ता आंदोलन के पहले जो हमारा शोषण हो रहा था उसके विषय में पढ़ा कि कौन कौन सी कारणों से हमारा शोषण हो रहा था। तो इसी बात को लेकर उपभोक्ता आंदोलन शुरू हुआ उस शोषण के विरुद्ध। जैसे इस आंदोलन का प्रारंभ 1960 से 1970 के दशक में उस समय प्रारंभ हुआ जब उपभोक्ता खाद्य सामग्री की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, खाद्य पदार्थों एवं तेल पदार्थों में मिलावट आदि जैसे शोषणों से जूझ रहा था। अब बच्चों इसमें 2 शब्द हैं, जमाखोरी और कालाबाजारी। जमाखोरी क्या होती है? जब व्यापारी वर्ग बाजार में पर्याप्त खाद्य सामग्री मौजूद होने के बाद भी अधिक धन कमाने के लालच में उसका भंडारण प्रारंभ कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति को जमाखोरी कहते हैं। और बच्चों, इसी का अगला कदम कालाबाजारी होता है, अर्थात कालाबाजारी करने के लिए ही जमाखोरी की जाती है। तो ऐसे में क्या होगा, जब भंडारण कर लिया तो वस्तु की कमी हो जाएगी,
खाद्य संकट आ जाएगा। तो काला बाजारी में देखिए आप यही जानेंगे कि जब जमाखोरी से उत्पन्न खाद्य संकट, वस्तुओं की कमी हो जाती है, तो ऐसे में जो वस्तुएं भंडारण किए रखे हैं उन्हें वो महंगी कीमतों पर बेचते हैं और इसी को हम काला बाजारी कहते हैं। बच्चों, उपभोक्ता आंदोलन का प्रारंभ उनमें फैले हुए असंतोष के कारण हुआ, क्योंकि उस समय उपभोक्ताओं की शोषण से रक्षा करने हेतु कोई विशेष कानूनी व्यवस्था नहीं थी। इस आंदोलन का प्रारंभ भारत में एक सामाजिक बल के रूप में उपभोक्ताओं को अनैतिक एवं अनुचित व्यावसायिक कार्यों से उनके हितों की रक्षा करने के लिए हुआ। 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं बड़े स्तर पर उपभोक्ता अधिकारों के संबंध में लेखन कार्य, प्रदर्शनी जैसे कार्यों का आयोजन करने लग गई थी। इन संस्थाओं ने सड़क यात्री परिवहन में अत्यधिक भीड़ भाड़ और राशन की दुकानों पर होने वाली जो अनुचित व्यवस्थाएं थी उन पर नजर रखने के लिए उपभोक्ता दल बनाया। ये दो चित्र हैं बच्चों, जिसमें एक रोड पर है, अत्यधिक भीड़ है, और दूसरे चित्र में उपभोक्ता शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। यह चित्र उपभोक्ता आंदोलन के विषय में दिखा रहा है। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप यह आंदोलन बृहत स्तर पर उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध अनुचित व्यावसायिक शैली को सुधारने के लिए उन कंपनियों एवं सरकार दोनों पर अपना दबाव बनाने में सफल हुआ। क्या इसका परिणाम निकला, देखते हैं। भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकार की रक्षा हेतु एक बड़ा निर्णय लिया। क्या निर्णय था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया। हाँ बच्चों, यह अधिनियम 24 दिसंबर 1986 को अस्तित्व में आया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को हम उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। और बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हम 15 मार्च को मनाते हैं। बच्चों, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था उसे समझते हैं। इस अधिनियम का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों के श्रेष्ठतर संरक्षण के लिए एवं उस प्रयोजन हेतु उपभोक्ता परिषदों की तथा उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए, जो उनमें झगड़े अगर होते हैं तो उनको निपटाने के लिए उपभोक्ता परिषदों की तथा उपभोक्ता विवादों को निपटारे हेतु अन्य प्राधिकरणों की स्थापना करने के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करना था। बच्चों, ये उपभोक्ता इंटरनेशनल करके एक संस्था है, विश्व का मानचित्र बना है। 1985 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने उपभोक्ता सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों के अंतर्गत यह संगठन निर्मित किया, बनाया। वर्तमान में उपभोक्ता इंटरनेशनल 115 से भी अधिक देशों के 220 संस्थाओं का एक संरक्षक संस्थान बना हुआ है। बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बनने के बाद इसका प्रभाव क्या पड़ा हमारे जीवन पर, उपभोक्ताओं के जीवन पर, वह हम समझते हैं। उपभोक्ता संरक्षण कानून बनने के बाद सभी उपभोक्ताओं को सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं को प्राप्त करने में होने वाले खतरों से पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हुई। वस्तुओं एवं सेवाओं को प्राप्त करने के तरीके चाहे जो भी हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, वह माध्यम टेली शॉपिंग भी हो सकता है, बहुस्तरीय मार्केटिंग माध्यम भी हो सकता है, या हम किसी वस्तु को सीधे प्राप्त करें, सभी पर हमें पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है। इस कानून ने उपभोक्ताओं को बहुत से अधिकार प्रदान किए। क्या क्या किए? ऐसी वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यवसाय के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त हुई जो जीवन एवं संपत्ति हेतु जोखिमपूर्ण थी। वस्तुओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता, उनकी मात्रा, उनकी शुद्धता, उनका मानकीकृत होना एवं मूल्यों की जानकारी प्राप्त करना हमारा अधिकार बन चुका है। प्रतिस्पर्धा मूल्य अर्थात न्यूनतम मूल्य पर वस्तु एवं सेवा उपलब्ध कराने का जो आश्वासन है वह भी हमें प्राप्त करने का अधिकार है। इसका उदाहरण है कि हम दो वस्तुओं का दो जगह पर क्या करेंगे, उसका आपस में देखेंगे कि कौन सी वस्तु कहां से हमें कम दाम पर मिल रही है, तो जहां कम पर मिलेगी हम वहीं से लेंगे। अनुचित या प्रतिबंधित व्यापार की स्थिति में प्रतिपूर्ति की मांग करना, जैसे अगर कहीं से हमें नुकसान हो जाता है किसी वस्तु से तो हम उस जगह मुआवजा मांग सकते हैं। यदि कोई वस्तु या सेवा आपको विभिन्न फायदे गिनाकर दिए जाए पर वह आपको हानि पहुंचाए, आप लेते तो फायदे के लिए हैं लेकिन होता आपके लिए नुकसानदायक है, तो ऐसे में आप उस कंपनी से, उस संस्था से मुआवजा मांग
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार भी हमें मिल चुका है और सुनवाई या अपील का अधिकार भी हमें प्राप्त है। यदि हमारे उपभोक्ता अधिकारों का हनन होता है तो पहले हम कहीं नहीं जा सकते थे, लेकिन अब इस अधिनियम के बनने के बाद हम जो है न्यायालय में अपील कर सकते हैं। इसके लिए विशेष न्यायालय भी बताएंगे, उपभोक्ता न्यायालय बनाए गए हैं, वहां हम अपील कर सकते हैं। उपभोक्ता अधिकार, बच्चों उपभोक्ता अधिकार किसे कहते हैं? उपभोक्ता अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो हमें उपभोक्ता होने के नाते से स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। इनमें प्रमुख है, पहला सुरक्षा का अधिकार, दूसरा सूचना पाने का अधिकार, वस्तु एवं सेवाओं का चुनाव करने का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार। बच्चों सुरक्षा का अधिकार क्या होता है इसके विषय में हम जानते हैं। जब हम उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण एवं सेवाओं की प्राप्ति के विरुद्ध सुरक्षित रहने का अधिकार मिलता है, क्योंकि ये जीवन एवं संपत्ति हेतु घातक होते हैं। उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वो सुरक्षा नियमों का पालन करें। आप देखते होंगे वस्तुओं के ऊपर लिखा रहता है कि इसका इस प्रकार से उपयोग करें, ये सावधानियां, तो ये अधिकार हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं जिन्हें हम खरीदते हैं और सुरक्षा की दृष्टि से उनके साथ खास सावधानी बरतते हैं। एक रेजी का कष्ट, एक कहानी है एक बच्चे की जो केरल का था, कक्षा 9 का विद्यार्थी था। इसको टॉन्सिल की समस्या थी। ये चिकित्सक के पास गया और वहां इसने इलाज कराया, लेकिन चिकित्सक की लापरवाही के चलते ये जीवन भर के लिए मानसिक अपंग हो गया। इसके पिता ने जिला उपभोक्ता अदालत में 5 लाख रुपए का वाद दाखिल किया, जहां पर संबंधित चिकित्सक ने अपने उसको दंड को स्वीकार नहीं किया और आगे अपील की। लेकिन आपको पता हो कि राष्ट्रीय स्तर पर इस बच्चे को सफलता प्राप्त हुई और राष्ट्रीय न्यायालय जो उपभोक्ता न्यायालय दिल्ली में है उसने इस बच्चे की भरपाई के लिए चिकित्सक से 5 लाख रुपए का दंड सहित धन प्रदान कराया और उस चिकित्सक को दंडित किया। बच्चों सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार से तात्पर्य है वस्तुओं एवं सेवाओं के विषय में जानकारी प्राप्त करना। जैसे उदाहरण, जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उस वस्तु में डाले गए अवयव और मूल्य, उसकी बैच संख्या, उसकी निर्माण की तिथि, उसकी समाप्ति की तिथि, उसका निर्माता कौन है, आदि आदि चीजों की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, आपका अधिकार है। जब आप वस्त्र खरीदने जाते हैं तो उसके संबंध में किस प्रकार की धुलाई करनी है, शुष्क धुलाई करनी है या घर पर धुलाई करनी है या मशीन से करनी है, आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, आपका अधिकार है। वास्तव में उपभोक्ता वस्तु या सेवा को क्रय करते समय अंकित अधिकतम मूल्य से कम मूल्य पर वस्तु को प्राप्त करने का अधिकार भी रखता है। अक्टूबर 2005 में भारत सरकार ने कानून लागू किया जिसे सूचना का अधिकार कानून कहा जाता है। यह कानून बनने के बाद देश का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी संस्थान, अर्ध सरकारी अथवा निजी संस्थान से किसी भी प्रकार की सूचना विधिक होनी चाहिए प्राप्त कर सकता है। बच्चों यह एक चित्र है, अमृता नाम की एक इंजीनियरिंग स्नातक है। इसने नौकरी के लिए आवेदन किया था, साक्षात्कार बहुत अच्छा हुआ था, परंतु इसका रिजल्ट नहीं आया था। तो परिणाम के लिए इसने लोक अदालत, इसमें उपभोक्ता अदालत में बात दाखिल किया। न केवल इसको कारण पता चला देरी का, बल्कि इसका जो है वो पत्र भी आया जिसमें इसका चयन हुआ था। तो इसको इस अधिकार का पूरा लाभ मिला। बच्चों चयन करने का अधिकार, किसी भी उपभोक्ता को किसी भी सेवा को प्राप्त करना चाहता है तो उस सेवा प्राप्त करने के समय चाहे वह उसका आयु कितनी भी हो, लिंग कुछ भी हो, लेकिन उसे चयन करने का अधिकार है। जैसे आप अगर गैस का नया संयोजन लेने जा रहे हैं और वो दुकानदार आपको गैस सिलेंडर के साथ गैस चूल्हा भी देता है, तो आप अगर नहीं लेना चाहते तो आप मना कर सकते हैं, आपको अधिकार प्राप्त है कि नहीं हम आपसे चूल्हा नहीं लेंगे और उस दुकानदार को आपकी बात माननी पड़ेगी। बच्चों ये एक कहानी है और पैसे लौटाए गए। अंसारी नगर के अभिरामी नामक एक छात्रा है, इसने दिल्ली में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत एक कोचिंग में अपना दाखिला कराया और एक साथ 61,000 रुपए करीब फीस जमा की। 1 वर्ष तक इसको लगा कि इसका पाठ्यक्रम ठीक नहीं चल रहा है, कोचिंग अच्छी नहीं है, तो 1 वर्ष के अंतराल पर इसने अपना धन मांगा वापस, क्योंकि 2 वर्ष के लिए जमा हुआ था। तो कोचिंग व्यवसायी ने इसको धन देने से इनकार कर दिया। इसने भी उपभोक्ता अदालत की शरण ली और इसको भी न्याय मिला। मैं हर्जा खर्चा के 71,000 रुपए इसको वापस कराए गए, तो इसे भी अधिकारों का लाभ होगा।
सौदेबाजी एवं शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का अधिकार भी प्राप्त है। यदि उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचती है तो क्षतिपूर्ति की जो मात्रा है उसके नुकसान के बराबर उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, यह भी अधिकार है। यदि उपभोक्ता किसी क्षतिपूर्ति नहीं होती और वह उपभोक्ता परिषद के समक्ष स्वयं अथवा अपने वकील के माध्यम से प्रस्तुत हो जाता है तो उपभोक्ता अधिकारों के तहत न्यायालय उसके पक्ष में फैसला सुनाएगा। प्रतिनिधित्व का अधिकार, इस अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों की सुनवाई हेतु जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय संस्था बनाई गई है। जिला स्तर पर जिसे जिला न्यायालय कहते हैं, यहाँ 20 लाख रुपए तक की वादों की सुनवाई होती है। एक क्रियाकलाप है उपभोक्ता अधिकारों के पूर्व की एवं बाद की स्थिति में क्या अंतर था। बच्चों, जब उपभोक्ता अधिकार नहीं थे तब हमारा शोषण होता था, कोई सुनवाई नहीं थी, और उपभोक्ता अधिकार प्राप्त हो जाने के बाद हम न्यायालय में अपना वाद दाखिल कर सकते हैं। राज्य स्तरीय न्यायालय में 20 लाख से 1 करोड़ तक के वाद सुने जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर 1 करोड़ से ऊपर के वाद सुने जाते हैं। और यदि हमारा मुकदमा जिला स्तर से खारिज होता है तो हम राज्य स्तर पर कर सकते हैं अपील, और राज्य स्तर पर खारिज होता है तो हम राष्ट्रीय स्तर पर उसकी अपील कर सकते हैं। जागरूक उपभोक्ता बनाने के लिए क्या जानकारी है? सभी वस्तुएं एवं सेवाएं क्रय करते समय हम अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहना होगा, तभी हम श्रेष्ठ चुनाव कर पाएंगे। बच्चों, ये हॉलमार्क वगैरह ISI जो लोगो हैं ये प्रत्येक वस्तु पर लगे होते हैं। हमको लेते समय वस्तुएं ध्यान देना है कि उनके शुद्धता के लिए हमें ये मार्क लगे हैं अथवा नहीं लगे हैं। बच्चों, उपभोक्ता आंदोलन को आगे ले जाने के संबंध में यही है कि आज देश में 700 से अधिक संगठन हैं, लेकिन 20 से 25 ही कार्यरत हैं। उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया अत्यधिक जटिल और खर्चीली है। बिना वकीलों की सहायता के न्याय पाना अत्यधिक जो है कठिन है। अदालती कार्यवाही भी समय साध्य है। इस अधिनियम के 35 वर्षों के बाद भी उपभोक्ताओं में जागरूकता ना के बराबर है। असंगठित क्षेत्र अभी भी इससे बहुत दूर है, अतः उपभोक्ताओं को अत्यधिक जागरूक होना पड़ेगा। इस पाठ में हमने पढ़ा बाजार में उपभोक्ताओं की सहभागिता कैसे होती है, उपभोक्ता आंदोलन क्यों हुआ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का क्या महत्व था, उपभोक्ता अधिकार क्या थे, उपभोक्ता न्यायालय और उपभोक्ता परिषद की भूमिका क्या रही, बाजार प्रणाली को कैसे सुधारा जा सकता है। और यह आपका आज का गृह कार्य है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्यों बनाया गया, उपभोक्ता किसे कहा जाता है, एक जागरूक उपभोक्ता के क्या क्या गुण होने चाहिए, उपभोक्ता आंदोलन क्यों चलाया गया। कोई दुकानदार आपको खराब समय देता, खराब सामान दे देता है तो आप क्या करेंगे? बच्चों, हमने आज जो कुछ आपको पढ़ाया, विश्वास है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑनलाइन अभ्यास करने के लिए आप हमारे दीक्षा ऐप पर जाकर के दी हुई गई वेबसाइट पर आप पढ़ सकते हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के जो YouTube लिंक है दिया हुआ है